नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कल शाम राजू को घर लौटने में कुछ देर हो गई थी, तो घर पर मां चिंतित हो गई थी, क्योंकि वो जिस ओर खेलने गया था, जहां शाम के बाद जाने से सारे कस्बे के लोग डरते थे, उस जगह से रास्ता सीधे जंगल को जाता था। और जंगल में एक पुरानी खंडहर सी शिकारगाह थी, जहां पर सब कहते थे कि प्रेत रहते हैं। कस्बे के कुछ लोगों ने तो प्रेत से सामना होने का दावा भी किया था। राजू एक 15-16 बरस का किशोर था। चढ़ती उम्र थी। हमेशा वो और उसके दोस्त किसी न किसी नए एडवेंचर की तलाश में रहते थे। उस खंडहर के बारे में तरह तरह की बातें कस्बे के लोग करते रहते थे, और इसी वजह से लोग उस तरफ शाम होने के बाद जाने से कतराते थे, या यूं कहें कि डरते थे। कहा जाता था कि एक बार उस कस्बे के सरपंच भी उस ओर से आते हुए शाम को बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो पहले तो एक अदृश्य आवाज ने उन्हें टोका कि वो इस ओर कैसे आ गए। वो आवाज कुछ बलगमी सी खरखराहट भरी और भारी सी थी। उन्होंने पलटकर आवाज के मालिक को देखने की कोशिश की, तो एक कड़कती आवाज के साथ एक अधजले चेहरे वाला आदमी, जिसने एक मैला कुचैला दुर्गंध से भरा लबादा ओढ़ रखा था, उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गरजते हुए उन्हें फटकारा कि क्या वो नहीं जानते हैं कि यह प्रेतों का इलाका है और शाम के बाद का वक्त उनके विचरण का है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से घिघियाते हुए उससे विनती की कि गलती हो गई है, माफ करें, वे आगे से कभी इस ओर नहीं आएंगे। इस घटना से लोगों में दहशत और ज्यादा फैल गई। उन्होंने उस ओर शाम को जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। राजू ने मां से कहा, मां, तुम भी क्यों व्यर्थ में चिंता करती रहती हो? अरे, आज के वैज्ञानिक युग में इन भूत प्रेत की कहानियों पर आप लोग भले ही विश्वास करें, हम लोग नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे दोस्त लोग उस खंडहर के रहस्य का पता लगाने के लिए खोजबीन करने वाले थे। सुनकर मां घबरा कर बोली, अरे बाप रे बेटा, तुझे मेरी कसम है, अगर तू उस ओर गया, चुपचाप घर पर बैठ। राजू मन महसूस कर रह गया। 2 दिन तक राजू जब अपने दोस्तों से नहीं मिला, तो उसका सबसे खास दोस्त मुन्नू उससे मिलने घर आ गया। दोनों दोस्त अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। राजू ने बताया कि मां के मना करने के कारण वो आजकल घर से नहीं निकल रहा है। मां ने कसम दे रखी है। सुनकर मुन्नू बोला, अरे यार, तू नहीं आ रहा तो हम सब बाकी दोस्तों का खेलने में मन ही नहीं लगता है। राजू फीकी हंसी हंसकर बोला, अरे यार, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे तो मां ने अभी रोक रखा है, मगर तुम लोग तो अपना अभियान जारी रखो, क्योंकि हम लोग ही इस खंडहर के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। दरअसल उस दिन भी राजू अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर की ओर ही गया था, सो उसके ना आ पाने से मामला रुक गया था। इनकी बातें चल ही रही थी कि मां जी चाय लेकर आ गई और बोली, बेटा मुन्नू, तू तो समझदार है, तू ही अपने दोस्त को समझा कि शाम होने के बाद उस खंडहर की ओर न जाए, क्योंकि ये तो एडवेंचर का शौकीन है ना। मुन्नू हंसकर बोला, अरे नहीं मौसी, मैं अभी इसको यही सब समझा रहा था। फिर आगे मुन्नू बोला, मौसी, तुम इसको मेरे साथ बाहर जाने की इजाजत दे दो, मैं ख्याल रखूंगा कि ये उस ओर न जाए। राजू की मां ने कहा, ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं इसे तेरे भरोसे पर बाहर जाने की इजाजत दे रही हूं, मगर ध्यान रहे, इसे कुछ हो गया तो मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी। इसके पिता के जाने के बाद बस यही मेरे जीने का सहारा है। कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। मुन्नू भावुक होकर बोला, मौसी, तुम निश्चिंत रहो, इसे कुछ नहीं होगा। यदि इस पर कोई विपत्ति आई तो सबसे पहले मैं सामने होऊंगा। ये कहते वो भी भावनाओं में बहकर रो पड़ा। दरअसल राजू के पिता का देहांत लगभग 3 वर्ष पूर्व एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। तब से उसकी मां उस पर ही निर्भर होकर जी रही थी।
सभी इस बात को जानते थे कि राजू ही अपनी मां के जीने का एकमात्र सहारा है, इसलिए मुन्नू भी उन्हें दिलासा देते हुए खुद भी भावुक हो उठा था। अगले दिन मुन्नू अपने साथ ले गया राजू को। दोनों दोस्तों ने सलाह की कि किस प्रकार उस खंडहर के प्रेतों के रहस्य का पता लगाना है। राजू ने सुझाव दिया, अपन दोनों अपने साथ कुछ और मित्रों को लेकर रविवार को दिन में उस खंडहर के पास जो नदी बहती है उसके किनारे पिकनिक के बहाने से चलेंगे और मौका पाकर खंडहर के आसपास की छानबीन भी कर लेंगे। यह सुझाव मुन्नू को पसंद आया। फिर उन्होंने अपने सभी मित्रों को पिकनिक के प्लान की जानकारी दी। 2 को छोड़कर बाकी 8 दोस्त उनके साथ पिकनिक में चलने को तैयार हो गए। उन्होंने आपस में मेन्यू भी तय कर लिया और अगले रविवार की पिकनिक तय हो गई। सभी ने अपने घर पर जानकारी दे दी और अनुमति भी प्राप्त कर ली। रविवार को सुबह घर से नाश्ता करके सभी मित्र पास वाले पार्क में आ गए। फिर वहां से सभी लोग पैदल ही जंगल में खंडहर के पास बहने वाली नदी की ओर चल पड़े, क्योंकि वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी। नदी के पास पहुंचकर उन लोगों ने दरी बिछाकर बैठने की व्यवस्था बनाई और बैठ गए। फिर उनमें से 2 लोगों ने चाय की तैयारी शुरू कर दी। सबने मिलकर चाय पी। फिर कुछ लोग बैट बॉल लेकर खेलने में लग गए। कुछ ने लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया और कुछ ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जब सभी इस तरह व्यस्त हो गए तो राजू ने मुन्नू को इशारा किया और दोनों चुपके से जंगल के उस ओर चल पड़े जहां खंडहर था। खंडहर के नजदीक जाकर उन्होंने छानबीन की, मगर कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। वे लौटने लगे तो अचानक राजू की नजर खंडहर से नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ी। वहां 2-4 सिगरेट के जले टोटे और कुछ शराब की छोटी बोतलें तथा दोने और हाथ पोंछे हुए अखबार के टुकड़े पड़े थे। उसने मुन्नू को उधर देखने को कहा। उसने भी उन्हें देखकर आश्चर्य से कहा कि इस ओर तो कोई आता नहीं, फिर ये सब यहां कैसे आया? पास जाकर देखने पर वहां से कुछ कदमों के निशान खंडहर की ओर जाते दिखाई दिए। वे उन निशानों के देखते हुए आगे बढ़े तो निशान खंडहर के पास बनी एक कोठरी के अंदर जाते दिखे। उन्होंने कोठरी के अंदर झांकने की कोशिश की तो ये देखकर चौंक पड़े कि कोठरी में एक लबादा टंगा हुआ था जिससे भयंकर दुर्गंध आ रही थी और एक अधजले चेहरे का मुखौटा उसके बाजू में टंगा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और सर हिलाया। फिर वे वहां से चले आए। दोनों आकर दोस्तों के बीच शामिल हो गए और किसी को पता भी नहीं चला कि वे कहां घूम आए थे। सबने मिलकर दोपहर का भोजन किया। फिर थोड़ी देर अंताक्षरी खेली और शाम होने से पहले एक बार फिर सबने चाय बनाकर पी और हंसी खुशी घर वापस आ गए। मुन्नू ने राजू को घर छोड़ा तो उसकी मां ने कहा, यह तूने ठीक किया कि खुद उसे छोड़ने चला आया, वरना न जाने ये अभी कहां कहां घूमकर देर रात वापस लौटता। मुन्नू मुस्कुराकर बोला, मौसी, मैंने तुमसे वादा किया था सो निभा दिया। अगले दिन मुन्नू फिर राजू को साथ ले जाने आया तो मां ने पूछा, आज कहां जाओगे तुम लोग? मुन्नू बोला, मौसी, मुझे आज जरा थानेदार से मिलने जाना है, इसलिए इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। थाने का नाम सुनकर मां ने कोई आपत्ति नहीं की। दोनों दोस्त थाने पहुंचे। थानेदार जी नहीं थे तो वे इंतजार करने लगे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी थाने में आई। उसमें से साफ सफेद कपड़ों में सजे एक नौजवान ने उतरकर थाने के स्टाफ से प्रेमपूर्वक अभिवादन किया और थानेदार के बारे में पूछा। फिर यह जानकर कि वो अभी थाने में नहीं है, उसने गाड़ी में से गिफ्ट पैक निकाले और सभी कर्मचारियों को बांटने लगा। लगभग सभी ने एहसान सा मानते हुए गिफ्ट स्वीकार किए। सिर्फ एक सिपाही ने लेने से मना कर दिया। हालांकि उस नौजवान ने उसे कई बार अनुरोध किया मगर वो नहीं माना। तो एक हवलदार ने हंसते हुए नौजवान के हाथ से पैकेट ये कहते हुए ले लिया कि लाओ साहब, ये तो हर बार की तरह लेगा नहीं, मैं ही रख लेता हूं। दोनों दोस्त अवाक से यह तमाशा देखते रहे। वो गिफ्ट बांटकर चला गया। सभी ने अपने गिफ्ट संभाल कर रख लिए और अपने अपने काम में लग गए। राजू धीरे से उस सिपाही के पास गया जिसने गिफ्ट नहीं लिया था। उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा था, तो वो बोला, ऐसा यहां अक्सर होता है, सिर्फ मैं और थानेदार साहब इससे कुछ भी नहीं लेते हैं। और आश्चर्य की बात है कि जिस दिन
ये थाने आता है, उसी रात किसी ट्रक का एक्सीडेंट खंडहर के पास होता है और ट्रक पर लदा माल रात में ही लुट भी जाता है। सुबह ट्रक ड्राइवर थाने में रिपोर्ट लिखाने आता है, जबकि आज तक एक भी लूट का पर्दाफाश नहीं हो सका। राजू ने मुन्नू को देखा तो मुन्नू मुस्कुरा दिया। इतने में थानेदार आ गए तो दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। थानेदार ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया तो वे उनके कमरे में पहुंच गए। उसने उनसे आने का कारण पूछा तो दोनों ने खंडहर में जो कुछ देखा था उसका वर्णन उन्हें सुना दिया। वे गंभीर होकर बोले, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। उन्होंने इन दोनों से कहा कि वे इस बात की चर्चा किसी से न करें, पुलिस कुछ इंतजाम करेगी। दोनों वापस आ गए। थानेदार ने शहर में एसपी साहब से चर्चा करके विशेष प्रशिक्षित छापामार दल गोपनीय ढंग से भेजने का निवेदन किया तो उन्होंने विशेष दल को, जो रात के अंधेरे में ऑपरेशन को अंजाम दे सके, वहां भेजा। दल के सदस्य छद्म वेश में वहां आ गए और उनके नेता ने थानेदार को सूचित कर बताया कि वे खंडहर के आसपास छुप गए हैं, बस उनके आने का इंतजार है। थानेदार ने उन्हें बताया ठीक 12 बजे वे वहां पहुंचकर उन्हें इशारा देंगे तो सबको एक साथ मिलकर खंडहर पर छापा मारना है। रात 12 बजे थानेदार ने पहुंचकर टार्च 3 बार जलाकर इशारा किया तो उधर से हल्की सीटी की आवाज में जवाब आ गया। बस सबने एक साथ खंडहर के अंदर कदम रखा। वो लोग ये देखकर चौंक पड़े कि पूरे खंडहर को मोटी टाट पट्टी की परत से ढंका गया है और अंदर खंडहर में दूधिया उजाला फैला हुआ है। हालांकि वहां किसी जनरेटर की व्यवस्था नहीं दिखी, मगर पर्याप्त उजाला फैला था और हालनुमा कमरे में जुआ चल रहा था। साथ में शराब का दरिया भी बह रहा था। थानेदार ने चेतावनी दी कि सब अपनी जगह खड़े हो जाएं। सुनकर खेलने वाले सब चौंके और फिर पुलिस और छापामार दल को देखकर तुरंत हाथ उठाकर खड़े हो गए। तभी वहां एक गरजदार आवाज आई, खबरदार, अगर पुलिस कर्मियों ने हथियार नहीं डाले तो मैं इस इमारत को उड़ा दूंगा। सबने आवाज के मालिक की ओर देखा तो एकदम सभी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, क्योंकि सामने हाथ में रिमोट लेकर वही नौजवान खड़ा था जो थाने आकर उपहार बांटा करता था। उसे यहां देखकर थानेदार चौंका, मगर वे सभी असहाय थे, क्योंकि उसके हाथ के रिमोट के बटन पर उसकी उंगली के दबाव बढ़ाते ही शायद विस्फोट हो जाना था। सबने हाथ ऊपर उठा दिए। इतने में नौजवान ने सभी खेलने वालों से कहा कि वे अपने पैसे उठाकर वहां से निकल लें। थानेदार चौकन्नी दृष्टि उस पर जमाए हुए थे, मगर वो भी अपना हाथ बटन पर ही रखे हुए था, सो उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। अचानक उस नौजवान के ऊपर पत्थरों की बौछार से पड़ने लगी। रिमोट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा, जिसे थानेदार ने झपट कर उठा लिया और विशेष दल वाले उस नौजवान पर टूट पड़े। उसे काबू में करके सबको पुनः हाथ उठाने को कह दिया गया। अब बाजी पलट चुकी थी। वो नौजवान और उसके गुर्गे पुलिस की पकड़ में आ चुके थे, मगर सब लोग सोच रहे थे कि उस पर पत्थरों की बौछार किसने की। इतने में राजू और मुन्नू अंदर आए। दोनों के हाथों में अभी भी ढेर सारे पत्थर थे। थानेदार ने आगे बढ़कर उन्हें शाबाशी दी और कहा, तुम लोगों ने सही समय पर हमारी मदद की, तभी हम इन पर काबू पा सके। मगर तुम यहां कब आए और इतनी रात को तुम लोगों को घर से निकलने की इजाजत कैसे मिली? राजू ने बताया कि दिन में उनसे मिलने के बाद दोनों दोस्तों ने सोचा कि अगर पुलिस दल किसी मुसीबत में फंस गया तो उनकी मदद कौन करेगा। और कुछ उन पर जासूसी उपन्यासों में पढ़ी कहानियों का असर भी था, जहां कई बार ऐसी ही स्थिति आने पर बच्चों ने पुलिस की मदद की थी। सो उन्होंने मशविरा करके तय किया कि राजू उस दिन शाम को मुन्नू के घर पढ़ाई करने के बहाने से आ जाएगा और रात वहीं रुकने की इजाजत अपनी मां से ले आया था। मुन्नू का कमरा बाहरी ओर था, जहां से बाहर जाने का एक दरवाजा था। अतः दोनों दोस्तों ने रात खाना खाने के बाद पढ़ाई शुरू की। 9 बजे करीब मुन्नू की मां दोनों को गर्म दूध दे गई कि पीकर वे सो जाएं। दोनों ने दूध पीकर लाइट बुझा दी और रात लगभग 10 बजे वे घर से निकलकर जंगल की ओर आ गए। यहां उन्होंने पुलिस दल के पीछे पीछे आकर सारी स्थिति का जायजा लिया और जब पुलिस को उस नौजवान के हाथों गिरा पाया तो उस पर आक्रमण कर पुलिस की मदद कर दी। सभी ने उनकी प्रशंसा की। फिर थानेदार सबको लेकर थाने आए।
वहां पूछताछ में नौजवान ने बताया कि इस खंडहर को उसने एक नाइट क्लब में परिवर्तित कर दिया था और जनरेटर चलाने से आवाज होती है, इसलिए बड़ी बड़ी बैटरियां लगाकर काम चलता था। रोशनी बाहर न जाए इसलिए टाट के मोटे पर्दों से खंडहर को रात में ढक दिया जाता था और कस्बे से कोई इस ओर न आए, इसलिए प्रेतलीला का नाटक फैलाया गया था। सरपंच को अपनी ओर मिलाकर उन्हें प्रेत दिखाई देने की कहानी कहलवाई थी। उनको हर महीने उनका हिस्सा मिल जाता है और थाने के स्टाफ को भी यदा कदा गिफ्ट देकर खुश रखा जाता था। थानेदार ने पूछा, और वो जो एक्सीडेंट यहां होते थे उनका क्या राज है? तो उसने बताया, दरअसल उन ट्रकों में हमारी ड्रग्स की कंसाइनमेंट आती थी जिन्हें नावों से नदी के रास्ते बाहर भेजा जाता था। ड्रग डीलर्स खंडहर को गोदाम की तरह उपयोग करते थे और जितने दिन ड्रग रखी जाती थी उसका मोटा किराया देते थे। थानेदार ने फिर पूछा, और ये तुम्हारे ग्राहक लोग यहां कैसे आते जाते हैं? तब वो बोला, हमारी एक बड़ी सी नाव इन्हें हर रोज यहां लाती और सुबह होने से पहले वापस छोड़ आती है। शहर में हमारे कांटेक्ट सेंटर है जहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर जिस दिन जाना हो उस दिन का टोकन जारी होता है। उस टोकन को दिखाकर नाव में बैठने को मिलता है। हर दिन की सदस्य संख्या निर्धारित है, उससे अधिक नहीं लाए जाते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है जो इस प्रकार लावारिस पड़े खंडहरों को इसी प्रकार उपयोग में लाता है। अधिकांश जगह लोकल पुलिस हमारे साथ सहयोग करती है। यहां चूंकि थानेदार हमारे पक्ष में नहीं आए इसलिए हम पकड़े गए, वरना हमारा कारोबार बहुत ही स्मूथ ढंग से चलता रहता है। अगले दिन सुबह सारे अखबारों में इस कार्यवाही का जिक्र था और थानेदार की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए थे। साथ ही राजू और मुन्नू के नामों का भी उल्लेख था। उन्हें एसपी साहब की ओर से विशेष प्रशस्ति पत्र दिए जाने का ऐलान किया गया था और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करवाने का प्रयास किए जाने का उल्लेख भी था। सभी के मुंह से अपने बेटों की प्रशंसा सुनकर राजू और मुन्नू के परिवार वाले भी बेहद खुश थे। इस प्रकार उन दोनों के साहस से जंगल के रहस्य का पर्दाफाश हो सका। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। हरेंद्र जी आज लगभग 72 वर्ष के हो चुके हैं। वे अक्सर अपने आसपास बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाते रहते हैं। आज शाम उन्हें बच्चों ने घेर लिया। वे जिद करने लगे कि दादू आज तो हमें भूत की सच्ची वाली कहानी सुनाओ। हम जानते हैं आपने भूतों का अनुभव किया है। सब बच्चे मिलकर शोर करने लगे, दादू दादू की आवाज से पूरा कमरा गुंजायमान हो उठा। ये सुनकर कुछ बच्चों के अभिभावक भी आ गए और जब उन्होंने सुना कि बच्चे आज हरेंद्र जी से सच्ची भूतिया कहानी सुनाने की जिद कर रहे हैं तो वे भी उनकी हां में हां मिलाकर कह उठे, हाँ हाँ चाचा जी, आज आपको एक सच्ची भूतिया कहानी सुनानी ही होगी। सबकी मांग को देखकर हरेंद्र बाबू बोले, अच्छा ठीक है भाई, मैं तुम सबको आज एक आपबीती सुनाता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। सबसे पहले तो मुझे बढ़िया कड़क चाय पिलाई जाए और दूसरे, जब तक मेरी कहानी चलेगी कोई न तो टोकेगा न उठकर बाहर जाएगा। और हां, कहानी का पूरा मजा लेने के लिए इस कमरे की लाइट बंद कर दी जाएगी, सिर्फ एक मोमबत्ती जलेगी। सबने एक स्वर में हामी भरी कि हमें मंजूर है। बस तुरंत हरेंद्र जी के लिए सुशील बाबू के घर थर्मस भरकर चाय बनकर आ गई और गिरीश अपने घर से मोमबत्ती ले आया। हरेंद्र बाबू ने थर्मस से चाय कप में भरी और चुस्की लेकर बोले, चलो अब बत्ती बुझा दो। बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जलाकर हरेंद्र जी के सामने स्टूल पर रख दी गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस मोमबत्ती की मध्यम सी रोशनी में हरेंद्र बाबू ने कहानी कहना शुरू किया। यह सन 1972 की बात है। मैं जबलपुर में पदस्थ था। मेरी नौकरी ऐसी थी कि अक्सर मुझे दौरों पर निकलना पड़ता था। इसी सिलसिले में मुझे एक बार प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर नवद्वीप में जाने का अवसर मिला। उन्होंने बताया, नवद्वीप दरअसल एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसलिए वहां 12 महीने भीड़ बनी रहती है। उस पर उन दिनों पर्व के दिन चल रहे थे, इसलिए वहां भीड़भाड़ स्वाभाविक रूप से सामान्य दिनों से ज्यादा थी। उन्हें वहां 2 दिन का काम था, अर्थात एक रात वहां गुजारना था। हरेंद्र बाबू ने चाय की चुस्की ली और आगे कहना जारी रखा।
उन्होंने बताया कि वे ट्रेन से शाम को जबलपुर से नवद्वीप हेतु रवाना हुए और रात भर का सफर पूरा कर सुबह लगभग 10:30 बजे नवद्वीप स्टेशन पर उतरे। पर्व के दिन होने से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल था। चारों तरफ शोरगुल, यात्रियों की भीड़ और दलालों का जमघट मचा हुआ था। इतना कहकर हरेंद्र बाबू थोड़ा रुके। सभी एकाग्रता से उनकी कहानी सुन रहे थे। हरेंद्र बाबू ने आगे कहना शुरू किया। वे बोले, मेरे ट्रेन से नीचे उतरते ही मेरे आसपास भी दलालों का घेरा बन गया। हर कोई मुझे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने और सबसे बढ़िया होटल में ठहराने का लालच दे रहा था, मगर मुझे सरकारी काम था और मंदिर दर्शन मुझे सिर्फ शाम को ही करना था, इसलिए मुझे उनकी बातों में कोई रुचि नहीं थी। मैंने जैसे ही उनसे कहा कि मेरा पहले से रिजर्वेशन है, तो सारे दलाल काई की तरह फटकर बिखर गए। उन दलालों से छुटकारा पाकर मैं प्लेटफॉर्म के बाहर आ गया। मैंने एक टैक्सी ली और स्टेशन के पास बने होटलों में रूम तलाश करने लगा, मगर सीजन का समय होने से सभी होटल बुक थे, इसलिए मुझे वहां आसपास तो किसी होटल में जगह नहीं मिल सकी। परेशान होकर मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि उसकी जानकारी में कोई होटल हो तो वो ले चले। उसने कहा, सर, मेरी पहचान का तो कोई होटल नहीं है, मगर हां, यहां से थोड़ी दूर जरा शहर से बाहर की ओर एक होटल है जो अक्सर खाली रहता है। आप कहें तो वहीं चले। मैंने कहा, चलो देखते हैं। हम लोग शहर के बाहरी इलाके की ओर चले। घरों की कतारें समाप्त होते ही थोड़ी दूरी पर सबसे अलग एकांत में एक 2 मंजिला भवन दिखाई दिया। ड्राइवर बोला, वो रहा होटल। मेरी नजर उसके बोर्ड पर पड़ी। होटल का नाम था HH पैराडाइज। मुझे नाम कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि लोग या तो सिर्फ पैराडाइज ही रखते या हेवंस पैराडाइज या इसी प्रकार का कोई नाम रखते। ये HH शब्द मेरे लिए एक पहेली सा बन गया था। टैक्सी होटल के परिसर में दाखिल हुई, मगर आम होटलों की तरह न तो कोई दरबान दरवाजा खोलने आगे आया, न ही कोई हलचल दिखाई दी। ड्राइवर बोला, सर पता कर लीजिए रूम है कि नहीं, वरना और कहीं चलना होगा। मैं मुख्य द्वार ठेलकर भीतर गया। भीतर साधारण सी घर जैसी सजावट थी। यह होटल कम किसी मध्यम वर्गीय परिवार का ड्राइंग रूम अधिक लगता था। रिसेप्शन का बोर्ड जरूर एक ओर लगा था, मगर उस पर कोई उस समय था नहीं। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इस भरपूर सीजन में भी इस होटल में इतना सन्नाटा क्यों और कैसे है। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर आवाज लगाई, कोई है क्या? अचानक सामने दरवाजे से एक लगभग 55-60 वर्षीय महिला प्रकट हुई। उसने एक काले रंग की लंबी मैक्सी नुमा ड्रेस या गाउन सा पहना हुआ था। आंखों में पुराने जमाने का सा दिखने वाला गोल्ड फ्रेम का मोटे लेंस वाला चश्मा था और हाथों में कोहनी तक दास्ताने थे। कुल मिलाकर उसका व्यक्तित्व थोड़ा अजीब और रहस्यमय सा लगता था। उसने प्रश्नवाचक नजरों से मुझे देखा, जैसे मैं कोई अवांछित व्यक्ति हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो एक खाली खाली सा होटल है। उसे तो खुश होना चाहिए कि ग्राहक आया है, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। उसने मुझसे पूछा, जी कहिए। मैंने पूछा, मुझे ठहरने के लिए कमरा चाहिए। तो वो बोली, कमरा तो मिल जाएगा, मगर हमारे पास इस समय एक ही कमरा खाली है जो 4 व्यक्तियों के परिवार के लिए उपयुक्त है। उसमें 4 बेड है, इसलिए अगर आपको चाहिए तो आपको उसका फुल रेंट पे करना होगा। उस समय नवद्वीप की जो हालत थी, उसके मद्देनजर मैं तैयार हो गया कि ठीक है, मैं 4 लोगों का ही किराया दूंगा। उसने कहा, ठीक है, आपका सामान कहाँ है? मैंने कहा, जी बाहर टैक्सी में रखा है। उसने आवाज लगाई, पीटर। तो जिस दरवाजे से वो आई थी, उसी दरवाजे से एक लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति निकला। महिला ने कहा, पीटर साहब का सामान ऊपर HH1 कमरे में पहुंचा दो। सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि अमूमन तो होटलों के कमरों के नंबर फ्लोर वाइज होते हैं, उनमें अल्फाबेट नहीं होता। फिर लगा शायद ये HH इनके लिए कोई शुभ शब्द होगा, क्योंकि अक्सर व्यापारी लोग व्यापार बढ़ाने के लिए ज्योतिषी की सलाह पर इस प्रकार के शब्दों या अंकों का उपयोग करते हैं। पीटर ने सर हिलाया और बाहर टैक्सी से सामान निकालने चला गया। मैंने भी बाहर आकर टैक्सी वाले का भुगतान किया और भीतर जाने को मुड़ा तो टैक्सी वाले ने ही पूछा, सर ये जगह तो शहर से थोड़ी दूर है, इसलिए यहां आसानी से सवारी मिलना मुश्किल है। आप कहें तो मैं कल सुबह आपको शहर ले जाने आ जाऊं। बात मुझे जम गई।
मैंने उससे कहा, ऐसा करो, मुझे तो आज दोपहर में भी ऑफिस जाना है, तुम आधे घंटे रुको तो मैं नहाकर तैयार हो जाता हूं, फिर हम चलेंगे। और हाँ, तुम आज और कल दोनों दिन के लिए टैक्सी मेरे लिए बुक कर दो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा कर बोला, ठीक है सर। तब मैंने कहा, भाई पैसे भी बता दो, जिससे बाद में चिक चिक ना हो। वो बोला, सर आप समझदार हो, आप जो दे दोगे मैं रख लूंगा, चिंता ना करें, कोई चिक चिक नहीं होगी। मैं बोला, ठीक है। ये कहकर मैं भीतर आ गया। कमरे में आकर मैंने कमरे का मुआयना किया। पूरे कमरे में जगह जगह हर दीवार पर क्रॉस, हनुमान जी की तस्वीरें और कुछ ताबीज भी टंगे थे। ये देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य सा हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने नहाकर कपड़े बदले और नीचे आकर पता किया कि नाश्ते वगैरह का क्या प्रबंध है। मुझे बताया गया इस होटल में सिर्फ ठहरने की व्यवस्था है, रेस्टोरेंट नहीं है। मुझे खाना नाश्ता इत्यादि बाहर ही मिल सकेगा। मैं नाश्ते की तलाश में बाहर निकला, तभी टैक्सी वाले ने टैक्सी मेरे बगल में लगा दी। बोला, आइए सर, यहां आसपास कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, चलिए हम शहर की ओर चलते हैं, रास्ते में कहीं आप नाश्ता कर लेना। मैं टैक्सी में बैठ गया। रास्ते में नाश्ता करके मैं अपने ऑफिस गया। वहां दिन भर काम निपटाकर शाम को बाहर आया तो टैक्सी वाला तैयार खड़ा था। हम लोग नवद्वीप के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने गए। वहां से लौटने में डिनर का टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने उससे कहा, चलो खाना खाकर ही चलते हैं। हम लगभग 9 बजे होटल पहुंचे। वहां पूर्ववत सन्नाटा छाया था। हमारे आते ही पीटर उस दरवाजे से बाहर आया और बोला, अब से लेकर सुबह तक होटल में हम लोग नहीं रहेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, आपको रात अकेले ही गुजारनी होगी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे लोग हैं जो होटल छोड़कर घर चले जाते हैं। उसने कहा, आपके कमरे में पानी रख दिया है और अब मैं जा रहा हूं। इतना कहकर वो चला गया। टैक्सी वाला भी जाने की तैयारी में था कि मैंने उससे पूछा कि हमें सुबह तो एक साथ ही निकलना है, तो क्या वह आज रात यहां रुक सकता है? वो थोड़ी हिचक के बाद तैयार हो गया। हम कमरे में आ गए। कमरे में 4 बेड थे और सभी बेड्स पर साफ बिस्तर लगे थे। हम दोनों एक एक बिस्तर पर बैठ गए। मैंने उससे नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम दीपक है और सब उसे दीपू उस्ताद बुलाते हैं। मैं बोला, चलो तो मैं भी तुम्हें दीपू ही बुलाऊंगा। फिर मैंने पूछा, तुमने घर पर खबर कर दी है ना कि आज रात नहीं लौटोगे? तो वो खूब जोर से हंसकर बोला, अरे साहब, अपन ठहरे छड़े, अपने ना आगे नात ना पीछे पगा। मैंने कहा, क्यों, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है? माता पिता, भाई बहन या पत्नी, बच्चे? वो थोड़ा संजीदा होकर बोला, साहब मेरे माता पिता एक दुर्घटना में बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। एक चाचा थे जिन्होंने मुझे अनाथालय पहुंचा दिया था। बस वहीं पला बढ़ा और उन्हीं लोगों की मदद से बैंक से आरण लेकर ये टैक्सी खरीद ली। बस इसे दिन भर चलाया और रात में इसी में सो गए। न खोली भाड़े पर लेने की चिंता, न हर महीने भाड़ा चुकाने की किटकिट। मैं बोला, चलो तब तो तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ रुक सकते हो। मैंने कहा, मैं जरा कपड़े बदल लूं, फिर सोने की तैयारी करते हैं। मैं सूटकेस से कपड़े लेकर बाथरूम में गया। मैंने लाइट जलाई और अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद किया। मैं चेंज करने ही जा रहा था कि लाइट बंद हो गई। मैंने सोचा शायद लाइट चली गई, मगर आसपास से छनकर आती रोशनी से समझ आ रहा था कि लाइट नहीं गई, शायद बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया है। मैं अभी ऐसा सोच ही रहा था कि बाथरूम की लाइट जल्दी जल्दी जलने और बुझने लगी, जैसे कोई शरारत कर रहा हो। मैंने झल्ला कर कहा, दीपू ये क्या मजाक है? दीपू की आवाज सुनाई दी कि सर मैं खुद हैरान हूं कि आप बाथरूम की लाइट इस प्रकार जल्दी जल्दी जला बुझा क्यों रहे हैं। मैं चौंका। मैंने कहा, जरा स्विच चेक करना तो। उसने बाहर से बताया, स्विच तो स्थिर है। तब मैं जल्दी से चेंज करके बाहर आ गया। अब बाथरूम की लाइट सही हो गई। मैंने दरवाजा बंद किया और बेड पर आकर बैठ गया। हम दोनों इस स्थिति पर विचार करने लगे। तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देने लगी, जैसे कोई अंदर बंद हो। दीपू दरवाजा खोलने आगे बढ़ा तो मैंने उसे रोका। मैं बोला, दीपू अगर कोई दरवाजे के पीछे है तो वो तो उसे खोलकर बाहर आ सकता है, क्योंकि मैंने निकलते वक्त दरवाजा बाहर से खुला छोड़ दिया है। इस पर दीपू चौंका। तब मैं बोला, शायद ये होटल वाले हमसे कुछ मजाक सा कर रहे हैं। तभी खाली पड़े दोनों बेड्स पर ऐसे हलचल हुई
जैसे कोई उस पर आकर बैठा हो। साफ सुथरे बिस्तर पर सिलवटें पड़ गई। हम दोनों चौंके। उसी समय हमें अपने अपने बगल में भी किसी आकर बैठने का एहसास हुआ। अब हम दोनों थोड़ा घबरा उठे। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। कमरे में कुछ लोगों के चलने फिरने और फुसफुसाहट में बातें करने की आवाज भी आने लगी। फिर कमरे की लाइट भी जलने बुझने लगी। थोड़ी देर में दोनों खाली बेड्स पर उछल कूद सी होने लगी, जैसे बच्चे उधम कर रहे हों। यह सब देखकर मैं समझ गया कि यह जगह भूतों का अड्डा है। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं, मगर फिर भी इस एहसास से बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने दीपू को देखा। उसकी घिघी बंद गई थी। वो अपने बेड पर एक कोने में बैठा कांप रहा था। मैंने उससे कहा, घबराओ नहीं, तुम जितना इनसे डरोगे ये उतना डराएंगे। फिर मैं हवा में मुखातिब होकर बोला, तुम जो कोई भी हो मुझसे डायरेक्ट बात करो। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं क्या? यह सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। फिर एक धीर गंभीर मगर बलगमी सी भारी आवाज सुनाई दी, हम यहां बहुत कष्ट में हैं, हमें मुक्ति चाहिए। मैंने कहा, आप अपने बारे में बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आवाज आई, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। उन्होंने बताना शुरू किया। वे बोले, मेरा नाम स्टीफन है। मेरे साथ मेरी पत्नी मार्था और 2 बेटे एडवर्ड और जॉनसन हैं। हम सब यहां परिस्थितिवश फंस कर रह गए हैं। दरअसल मैं सन 1945 में यहां का प्रशासक हुआ करता था। आप यहां के सरकारी रिकॉर्ड से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। हम इसी बंगले में रहते थे। मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, मगर यदि आप यहां के सरकारी दस्तावेजों को देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने यहां के लोगों के उत्थान के लिए बहुत से काम किए थे और लोग मुझे बहुत चाहते थे। उन दिनों ये इमारत सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही पक्की थी। ऊपर का हिस्सा लकड़ियों का बना था। नीचे मेरा दफ्तर और ऊपर निवास था। हम सब हंसी खुशी रह रहे थे। उन दिनों यहां बिजली नहीं पहुंच पाई थी, सो लालटेन और पेट्रोमैक्स से काम चलता था। रात में नीचे दफ्तर और ऊपर भी ढेर सारी लालटेनें जलाकर रख दी जाती थी। एक रात हम सभी खाना खाकर इसी कमरे में सो रहे थे। सर्दियों के दिन थे, इसलिए अलाव भी लगा था। ऑफिस में चूहे बहुत बढ़ गए थे और उन्हें पकड़ने के चक्कर में यहां बिल्लियों की फौज भी रहती थी। उस रात किसी वक्त शायद चूहों का पीछा करते हुए धमा चौकड़ी के दौरान कोई लालटेन उलट गई थी, जिसका तेल चारों ओर फैल गया था और कागजात तक जा पहुंचा था। बस भक्का से आग भड़क उठी और देखते देखते विकराल हो गई। हमें उठकर भागने तक का वक्त नहीं मिला। हम सब यहीं जलकर राख हो गए। मैं सांस रोककर उनकी कहानी सुन रहा था। वे आगे बोले, अगले दिन यहां के निवासियों और मेरे स्टाफ ने हमारे अधजले अवशेषों को इकट्ठा किया और विधिवत संस्कार कर दिया, मगर उन्हें पता ही नहीं था कि यहां एक बड़ा और मजबूत संदूक था और हम सब लोग जान बचाने उसी में घुस गए थे। मगर जब आग बढ़ी तो हमारा दम घुटने लगा। हम लोग हड़बड़ी में उस संदूक से निकलने लगे। इस हड़बड़ाहट में हम सभी जख्मी हो गए और हमारी चोटों से जो खून निकला वो उस संदूक में रखे कपड़ों में लगकर रह गया। साथ ही हम सभी के शरीर से कुछ न कुछ हिस्सा कटकर उसमें चिपका रह गया। यहां लोगों ने हमारे शरीरों का तो संस्कार कर दिया, मगर वे टुकड़े बचे रह गए और हमारी आत्मा उस संदूक का मोह नहीं छोड़ पाई थी, इसलिए हमारी मुक्ति नहीं हो पाई। इधर समय गुजरने के साथ ये जगह वीरान होती गई और फिर 10-12 सालों में लोग हमें भूल गए। ये इमारत खंडहर हो चुकी थी। तभी आजादी के बाद पीटर के दादा यहां आए और उन्होंने इस खंडहर में डेरा डाला। कुछ समय बाद उन्होंने इस भवन पर अपना कब्जा बना लिया और इसे धीरे धीरे सुधरवाने लगे। हम लोगों ने पहले सोचा कि इनके आने से हमारी आजादी में खलल पड़ेगा, मगर ये तो आत्माओं के पुजारी निकले। पीटर के दादाजी बड़े तांत्रिक थे। उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। उन्होंने जल्द ही हमारी उपस्थिति भांप ली और हमें अपने वश में करना चाहा। तब मैंने उनसे एक समझौता किया। वे हमें हमारे इस कमरे में रहने देंगे, बदले में हम उन्हें पूरी प्रॉपर्टी का निर्विघ्न उपयोग करने देंगे। बस तब से हम इसी कमरे में रहने लगे। दादाजी के गुजर जाने के बाद पीटर पिताजी ने इस संपत्ति को होटल में बदल दिया और यहां लोगों को ठहराने लगे। हां, हमारी शर्तों के मुताबिक इस कमरे को हमेशा खाली रखा जाता था। पीटर के पिता के देहांत के बाद उसकी मां और पीटर बहुत लालची निकले।
उन्होंने ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में इस कमरे को भी मुसाफिरों को देना शुरू कर दिया। तब हम लोगों ने इस कमरे में ठहरने वालों को डराना शुरू किया और बस ये होटल धीरे धीरे वीरान होने लगा। मगर पीक सीजन के समय लोग यहां आ ही जाते थे। जैसे आप लोग आए, हमने हमेशा यहां ठहरने वालों से हमारी मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, मगर वो डर कर भाग जाते। आप पहले आदमी हो जिसने हमारी बात बिना डरे सुनी। सारा किस्सा सुनकर मैं बोला, मैं आप लोगों की मदद किस प्रकार कर सकता हूं? इस पर मिस्टर स्टीफन की आवाज आई, सर आपको सिर्फ उस संदूक में से हमारे बताए अनुसार वस्तुओं को निकालकर किसी चर्च के फादर से मिलकर उन पर पवित्र जल का छिड़काव करवाकर उनकी सहायता से उन वस्तुओं को सिमेट्री में दफन करवा दीजिए। हमारी मुक्ति हो जाएगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं ऐसा ही करूंगा। मिस्टर स्टीफन ने धन्यवाद कहा और कमरे की हालत सामान्य हो गई। सारी उथल पुथल खत्म हो गई। दीपू जो अपने बेड पर घबराया हुआ बैठा था, अब कुछ सामान्य हुआ। फिर पानी पीने के बाद बोला, बाप रे सर जी, आपको भूतों से डर नहीं लगता? मैं बोला, नहीं भाई, तुमने देखा नहीं, भूत हमेशा नुकसान करने नहीं आते हैं। वास्तव में वे अपनी पीड़ा हमें बताना चाहते हैं, मगर हम डरकर उनसे दूर भाग जाते हैं। दीपू बोला, अब आप क्या सचमुच उस संदूक से अवशेषों को निकालकर इनके अंतिम संस्कार करेंगे? मैंने कहा, हां, मैंने उनसे वादा किया है और कल सुबह उठकर हम नजदीक के चर्च में जाकर फादर से बात कर लेंगे। चलो अब सो जाओ। सुबह उठकर मैं नजदीक के चर्च में फादर से मिला और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, मैं सारा प्रबंध कर लूंगा, आप दोपहर बाद 4 बजे करीब आ जाइए। हम पास ही की सिमेट्री में चलकर अंतिम क्रियाएं कर देंगे। शाम को ऑफिस का काम निपटाकर मैं चर्च आ गया और विधिवत सारे संस्कार करवा दिए। जब हम सिमेट्री से बाहर निकल रहे थे, मुझे गेट के सामने एक सूटेड बूटेड अंग्रेज की छाया मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक मेरे सामने सर झुकाया और हवा में विलीन हो गए। बस यही है मेरे जीवन की सच्ची भूतों वाली कहानी। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। यह एक खूबसूरत रात थी। पूरा चांद आकाश में चमक रहा था, जैसे अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला मशाल हो। सितारे भी बेहद सुंदर थे और वो वहां जंगल में खास तौर पर उन्हें देखने आया था। उसने जो जगह चुनी थी वह राजमार्ग से बहुत दूर नहीं थी, सड़कों से भी दूर थी, पर इतनी नहीं कि वह बचे हुए जंगल में खो जाए। उसे अब भी सड़क की लाइट्स और गाड़ियों की धुंधली आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने जो अपेक्षा नहीं की थी वो था कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसने आग जलाई ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके और जमीन पर आराम से बैठ गया। अचानक उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। शुरुआत में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह सितारों की खूबसूरती में डूबा हुआ था, लेकिन फिर उसने एक जोरदार कराह सुनी, जैसे कोई दर्द में हो। वह तुरंत सतर्क हो गया। अपने आसपास की चीजों को देखकर सोचने लगा कि क्या कोई मुसीबत में है या फिर यह सिर्फ किसी का मजाक है। थोड़ा घूमने के बाद उसे कोई नहीं दिखा और वह वापस आ गया। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। 1 घंटे बाद सितारों को निहारते हुए और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए अचानक उसके पेट से भूख की आवाज आई, जिससे उसकी शांति भंग हो गई। उसने हंसते हुए अपना टिफिन निकाला जो उसने अपनी छोटी सी यात्रा के लिए तैयार किया था और सैंडविच निकालकर खाने लगा। उसी वक्त जब वह पन्नी पेपर को देख रहा था, उसे अचानक एक अजीब सी बुरी अनुभूति हुई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या था, लेकिन इतना तो पक्का था कि जो कुछ भी था वह अच्छा नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि उसे कोई देख रहा है। उसने उस भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उस अजीब डरावनी अनुभूति से छुटकारा नहीं पा सका। वह थोड़ी देर और बैठा रहा, सितारों को देखता रहा, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ अजीब सा देखा। उसे लगा कि कोई पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। उसने खुद को शांत और संयमित रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह आसान काम नहीं था जब आप उम्मीद करते हैं कि आप अकेले होंगे और अचानक पाते हैं कि कोई और भी है जो अपनी उपस्थिति को छिपा रहा है। वह वहीं बैठा रहा, यह सोचकर कि क्या उसे भागना चाहिए या पता लगाना चाहिए कि वह कौन है। उसने दूसरा विकल्प चुना
और बहुत ही असहज होकर खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने खुद को पूरी तरह से उठाया, उसने देखा कि वह आकृति उसके और करीब आ गई थी। अब वह पूरी तरह से चौकस था। आकृति एक महिला की थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और न ही उसने उसे कभी इस जगह पर देखा था। कुछ ही मिनटों में अजीब गतिविधियां शुरू हो गईं। वह महिला उसकी ओर मुड़ी और झुकने लगी। वह इतना हक्का बक्का हो गया कि वह हिल भी नहीं सका, लेकिन जो हुआ वह उसे कभी नहीं भूल सकता। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, जब तक उसने देखा कि वह कितनी नीचे झुक गई थी। वह बेहद चिंतित हो गया, क्योंकि उसने पहले कभी उसे यहां या किसी और को इतना डरावना नहीं देखा था। उसने हिम्मत जुटाई और बहुत ही धीरे से पूछा, आप कौन हैं? सन्नाटा। उसने फिर से पूछा, इस बार थोड़ा जोर से, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आप खो गए हैं क्या? फिर भी सन्नाटा। यह अजीब था, क्यों वह कुछ नहीं कह रही? क्या वह बोल भी सकती है या किसी प्रकार के सदमे में है? उसने सोचा। वह महिला जमीन पर बैठी रही, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना हिले डुले। रात ठंडी हो रही थी, न सिर्फ ठंडी हवाओं की वजह से, बल्कि उस खामोशी की वजह से जो चारों ओर फैल गई थी। एक लंबी और असहज खामोशी के बाद, जो घंटों की तरह लग रही थी, वह महिला हिली और उसकी ओर देखी। उसकी लाल आंखें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें लाल और जीवनहीन लग रही थीं। अचानक वह अपनी पीठ को अजीब कोणों पर मोड़ने लगी। उसकी हड्डियां डरावने तरीके से बाहर निकल रही थीं। लेकिन सबसे खौफनाक था वह कराहना, वही आवाज जो उसने पहले सुनी थी। इतनी नजदीक से सुनने का अलग ही असर था। वह अनकंट्रोलेबली कांपने लगा और तुरंत पीछे हट गया, उससे जो अब एक शिकारी की तरह दिख रही थी। उसने सोचा कि वह कुछ करेगा, नहीं तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या करना चाहिए, वह आकृति उसके पास रेंगने लगी। उसके रगों में दौड़ते हुए एड्रेनालाइन ने उसे हर छोटे पल के प्रति अति संवेदनशील बना दिया था। उसने देखा कि वह कुछ खेल खेल रही है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है, जैसे उसे मानसिक रूप से तोड़ना चाहती हो। वह मुस्कुराई, एक विकृत मुस्कान, और अपने सिर को 180 डिग्री मोड़ा। वह इतना डरा हुआ था कि वह हिल भी नहीं सका। लेकिन जब उसने देखा कि वह महिला अपने हाथ उसके गले की तरफ बढ़ा रही थी, उसने जल्दी से एक पत्थर उठाया और उस पर फेंक दिया। वह चीखी और पीछे हट गई। उसका हौसला बढ़ गया। उसने जल्दी से खड़ा होकर भागना शुरू कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बना लिया और अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ा। आखिरकार वह कार तक पहुंच गया। उसने जल्दी से चाबी निकाली और कार स्टार्ट कर दी। वह महिला कार की खिड़की पर खरोंचे मार रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन सौभाग्य से कार पहले ही प्रयास में स्टार्ट हो गई और उसने तेजी से वहां से निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह महिला जमीन पर गिरी हुई थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वह जीवित बच गया था, लेकिन उस रात की खौफनाक यादें उसे हमेशा सताती रहेंगी। वह 2 दिन तक सो नहीं सका और जब सोया तो 16 घंटे तक सोता रहा। उसकी फैमिली ने उसे थेरेपिस्ट से मिलने का समय दिया, लेकिन वह शिकायत नहीं कर रहा था, क्योंकि कम से कम वह जिंदा था।